पढ़ेंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, सबसे पहले इसकी संरचना ही हम देख लेते हैं। तो ये रही संरचना पुष्प की। ठीक है, तो आपको इसी तरह से एग्जाम में बनाना है। तो सबसे नीचे जो दिख रहा है इसे बोलते हैं हम बाह्य दलपुंज। ठीक है, जो संरचना इस टाइप की है इसे बाह्य दलपुंज बोलते हैं। और ये वाली संरचना, ये वाली, ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम दल पुंज। ठीक है, और ये गोल वाली संरचना इसे बोलते हैं हम अंडाशय। ठीक है, और अंडाशय के जो ऊपर ऐसी लाइन जो है नली टाइप की है इसे बोलते हैं हम वर्तिका। ठीक है, और जो सबसे ऊपर वाला भाग है इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र। ये है मतलब पुष्प का मादा भाग, स्त्री केसर इसी को बोलते हैं हम। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, स्त्री केसर। यानी कि अंडाशय से लेकर के, जो अंडाशय से लेकर के और कहाँ तक का भाग, ऊपर वाला भाग, ये पूरा क्या कहलाएगा, स्त्री केसर कहलाएगा। ठीक है, इसी को हम मादा भाग भी बोलते हैं। उसके बाद में जो डंठल टाइप की संरचना है, ठीक है, इसमें ये डंठल बोलते हैं हम या तंतु। तो ये वाली संरचना, ये क्या चीज़ है, ये है पुंकेसर। ठीक है, यानी कि नर भाग है। और ऊपर वाला हिस्सा इसका कहलाता है, ये भाग ऊपर वाला हिस्सा पराकोश। ठीक है, और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, बाकी बचा हुआ ये डंठल या तंतु कहलाता है, इसे पुतंतु भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो दिख रहा है इसे बीजांड बोलते हैं। ठीक है, और इसी के अंदर होते हैं गुरु बीजाणु धनी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे पुष्प की संरचना। और इसके बारे में जो कुछ हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, इनके नाम, इनके बारे में हमने इधर थोड़ा थोड़ा लिख भी दिया है। पुष्प की संरचना है ना। आवृतबीजी पौधों में यानी कि पुष्पी पौधों में विशिष्ट लक्षण उनमें पुष्पों का उत्पन्न होना। तो आवृतबीजी जो पौधे हैं उनके अंदर पुष्प पाए जाते हैं, और पुष्प में 4 चक्र होते हैं। देखो विकल्प वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है परीक्षा में, पुष्प में कितने चक्र होते हैं, तो पुष्प के अंदर होंगे 4 चक्र। इन्हें अच्छे से याद कर लो। पहला चक्र है बाह्य दलपुंज, दलपुंज और पुमंग और जायांग। ठीक है, तो जायांग को ही हम बोलते हैं स्त्री केसर, एक भाग को, है ना। और जो मादा भाग, नर भाग के लिए हम पुमंग बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक, और इनके बारे में मैंने इधर लिख भी रखा है, ये आप अच्छे से इसे पढ़ लेंगे। ठीक है, बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज सहायक चक्र कहलाते हैं। तो इनमें से 2 भाग जो हैं सहायक चक्र कौन कौन से हैं, एक तो बाह्य दलपुंज और दलपुंज। ठीक है, ये सहायक चक्र हैं। बाकी 2 जो पुमंग जो रह गया, पुमंग रह गया और जायांग, ये दोनों कैसे हैं, आवश्यक चक्र हैं। ठीक है, क्योंकि पुंकेसर यानी पुमंग और जायांग प्रत्यक्ष रूप से लैंगिक जनन में सहायक होते हैं, यानी कि सहायता करते हैं, इसीलिए इन्हें आवश्यक चक्र कहते हैं। ठीक है, बाह्य दलपुंज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी हेडिंग है बाह्य दलपुंज। ये पुष्प का प्रथम चक्र है जो अधिकांशतः हरे रंग का होता है। ठीक है, और बाह्य दलपुंज अनेक बाह्य दलों से मिलकर बना होता है, जो कि आप चित्र में देख रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद दलपुंज, ये पुष्प का दूसरा चक्र है। ठीक है, अनेक दलों से मिलकर बना होता है। इसका महत्वपूर्ण कार्य परागकण में कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करना होता है। तो कीटों को आकर्षित करने का काम होता है दलपुंज का। ठीक है, जो कलरफुल होता है, रंगीन होता है। ठीक है, और उसके बाद पुमंग आ गया। तो पुमंग क्या है ये, ठीक है, तो पुमंग पुष्प का तीसरा चक्र है, एक या एक से अधिक पुंकेश्वर से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो पुंकेश्वर से मिलकर के पुमंग बन जाता है। ठीक है, पुमंग पुष्प का नर भाग होता है, पीछे हम चित्र में देखे थे। ठीक है, और एक पुंकेश्वर के 2 भाग होते हैं, पराकोश और पुतंतु, है ना। तो ऊपर वाला जो डंठल टाइप की संरचना थी इस तरह की, और ऊपर इसमें ऐसे कुछ थे, है ना। तो ये तो तुम्हारा हो गया पराकोश, ये क्या है, पराकोश। ठीक है, और नीचे ये है डंठल, इसी को बोलते हैं पुतंतु। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे आप। उसके बाद है जायांग, अंडाशय से लेकर के और वर्तिकाग्र तक की जो संरचना है वो कहलाती है जायांग। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये पुष्प का चौथा व आखिरी चक्र है। ये पुष्प का मादा भाग होता है। जायांग एक
या एक से अधिक स्त्री केसरों से मिलकर के बने होते हैं। इसके 3 मेन भाग हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, वर्तिकाग्र और वर्तिका, उसके बाद अंडाशय यानी कि ओवरी। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। और इसके बाद हमें मिलता है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, हमारी जो हेडिंग है। तो हमें पता चल गया कि पुष्पी पौधों में कौन सा जनन है, लैंगिक जनन है, क्योंकि इसमें नर भाग और मादा भाग दोनों होते हैं। ठीक है, और लैंगिक जनन का मतलब ही होता है जिसमें नर और मादा दो जनकों की जरूरत होती है। ठीक है, चलो इधर पढ़ते हैं हम इसे। ठीक है, अवृतबीजी पौधों में पुष्प उसका लैंगिक अंग होता है। लैंगिक अंग पुष्प है। पुष्प में नर जनांग यानी कि नर युग्मक और, ठीक है, नर जनांग के रूप में पुंकेसर तथा मादा जनांग के रूप में कौन होता है, स्त्री केसर होता है, का निर्माण होता है। पुंकेसर व जयांग के अंदर असूत्री विभाजन के फलस्वरूप परागकण व महाबीजाणु का निर्माण होता है। परागकण से नर युग्मक व महाबीजाणु से मादा युग्मक का निर्माण होता है। नर युग्मक विद से नर युग्मक बनता है और मादा युग्मक विद से क्या बनेगा, अंडकोशिका बनती है। ठीक है, आगे इसमें दिया है नर युग्मक एवं अंडकोशिका। अंडकोशिका को हम मादा युग्मक भी बोल देते हैं के संयुग्मन यानी कि मिलने से क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। ठीक है, युग्मनज बनता है। निषेचन के पश्चात युग्मनज युक्त बीजांड में बीजांड को क्या बोलेंगे, बीज कहते हैं। यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, इससे युग्मनज बनेगा और युग्मनज से क्या बनेगा, बीजांड, और बीजांड को ही हम क्या बोलेंगे, बीज। और बीज के अंकुरण से नए पौधे का निर्माण होता है। इतनी बात तो आप जानते ही हैं। ये सभी घटनाएं क्रमिक रूप से 3 अवस्थाओं में पूरी होती हैं। वो कौन सी हैं 3 अवस्थाएं जो यहाँ पे दी हैं। पहली घटना है निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा पुमंग। ठीक है, और पुमंग क्या है, पौधे का नर भाग है। ये कौन सा भाग है, नर। ठीक है, तो इसका काम क्या है, चलो हम पढ़ते हैं। ठीक है, पुमंग पुष्प का नर जनांग। ठीक है, तो नर भाग है ये। और पुमंग की इकाई को पुंकेसर या लघु बीजाणु धानी भी कहते हैं। ठीक है, या बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। ठीक है, अवृतबीजी पुष्पों का परागकोश 2 पालियों वाला होता है। ठीक है, हमने देखा था, मतलब 2 पालियों वाला कैसे होता है। चलो हम अभी चित्र आपको इस तरह की, मान लो एक डंडी होती है, ऊपर ऐसी कुछ 2 पालियाँ होती हैं इस टाइप की। ठीक है, ऐसी कुछ। ठीक है, तो ये 2 पाली हैं। ठीक है, तो चलो इसे हम पढ़ लेते हैं। अवृतबीजी परागकोश द्विपाली संरचना है। प्रत्येक परागकोश पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। इन्हें परागफुट या लघु बीजाणु धानी कहते हैं। लघु बीजाणुओं के अंदर पराग कणों का या लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, यानी कि इसी के अंदर परागकण का निर्माण होगा। ठीक है, और चित्र में भी हम देख लेंगे। देखो यहाँ पे ये 2 पालियाँ दिख रही हैं। ठीक है, इसे हम बीच से कट करते हैं तो कुछ ऐसे दिखेंगे और इसके अंदर इस प्रकार से परागकण बनेंगे। ठीक है, और इसे और जूम इधर कर दिया गया है, इसे काट करके इधर दिखाया गया है। ये 2 पाली हैं, एक पाली में 2-2 परागकण बन रहे हैं। इस प्रकार 4 लघु बीजाणु धानी बन जाएंगी। चलो इधर देखते हैं हम। एक परागकोश द्विपालित होता है, जैसे कि यहाँ पे 2 पालियाँ दिख रही हैं इसमें। ठीक है, और प्रत्येक में 2 कोष्ठ होते हैं, तो यहाँ पे 2 कोष्ठ भी दिख रहे हैं। उसके बाद पूर्व परागकोश एक चतुष्कोणीय संरचना होती है, यानी कि यहाँ पे दिख रही होगी ये। ठीक है, और इसके चारों कोनों पर एक, यहाँ पे चारों कोनों पे क्या, इधर यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा, एक लघु बीजाणु धानी होती है। और लघु बीजाणु धानियों में लघु बीजाणुओं अर्थात परागकण का निर्माण होता है। तो इसी के अंदर परागकण का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो इस संरचना को जूम कर करके हमने इधर आपको दिखाया है काट करके। ठीक है, इसका ऑपरेशन इधर किया हुआ है अच्छे से, ये आप देख रहे होंगे। ठीक है, पहले कुछ ऐसा था, उसके बाद में से मतलब अंदर कुछ ऐसा दिखा है ना, फिर ये वाली संरचना को हमने और जूम किया तो कुछ इस टाइप की दिखी। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। अब लघु बीजाणु धानी की संरचना भी इधर दी है, इसके बारे में आपको पहले पढ़ लेना है सही से। ठीक है,
तो लघु बीजाणु धानी निम्नलिखित, यहाँ पर निम्नलिखित है ये, ठीक है, 4 परतों से मिलकर बनी होती है। ये हैं 4 परतें, ठीक। तो पहली परत है बाह्य परत, है ना, यस, इसे बाह्य परत भी बोल देते हैं या बाह्य त्वचा बोल देते हैं। ये सबसे बाहरी परतीय चपटी सतह है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। उसके बाद में अंतःस्थिशियम, ठीक है, ये दूसरी परत है, ठीक है। तो हम द्वितीय परत भी इसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये दूसरी परत होती है, ये परागकोश के स्फुटन में सहायक होती है, यानी पराग जो कोश है इसे फाड़ने में, स्फुटन का मतलब ये फाड़ने में इसकी मदद करती है, ठीक है। ये पक जाता है, परिपक्व होने के बाद ये फट जाता है, ठीक है। उसके बाद मध्य परत यानी अंदर वाली, ये परत 3 से 5 स्तरीय होती है, ठीक है। और उसके बाद में है टेपिटम, ठीक है, चौथी परत का नाम है टेपिटम। तो देखो ये यहाँ पे दिख रही है, ये है बाह्य परत, ठीक है। उसके बाद ये अंदर वाली परत, और ये 4, ये है तृतीय परत, तीसरी वाली, ठीक है, जिसे मध्य परत बोलते हैं। 3 से 5, तो 3 से 5 ये दिख रही हैं छोटी छोटी, 1 2 3 ऐसी, ठीक है। और अंत वाली जो दिख रही है ये वाली, इसे बोलेंगे हम टेपिटम, ठीक है। टेपिटम कौन सी है? ये वाली, ये टेपिटम यहाँ पे लिखा हुआ है, बाह्य परत इधर लिखा है, ये मध्य परत, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। और इसे और जूम किया गया तो कुछ इस टाइप की संरचना दिख रही है, वही संरचना है ये जो हमने देखा था, जिसमें 4 लघु बीजाणुधानी बन रहे थे। इसी को हमने एक को क्या किया, इधर ला करके जूम कर लिया, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। अब टेपिटम के बारे में और पढ़ लेते हैं, टेपिटम के कार्य क्या हैं। कई बार क्वेश्चन अलग से पूछता है टेपिटम के बारे में, ठीक है। तो ये विकसित हो रहे लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करते हैं, यानी कि जो पराग कोश के अंदर लघु बीजाणु का निर्माण होता है ना, तो उसे पोषण कौन देता है? टेपिटम देता है। टेपिटम उसे क्या कर रहा है? पोषण कर रहा है, ठीक है, भोजन दे रहा है। उसके बाद दूसरा कार्य क्या है? ये पराग किट का निर्माण भी करता है, ठीक है। उसके बाद टेपिटम एक सेरोपालिनिन नामक प्रोटीन स्रावर करता है, यानी कि एक प्रोटीन इससे निकलती है जो परागकण को वर्षा, धूल, सर्दी, गर्मी आदि से सुरक्षित रखती है, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट है, चौथे पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला, ये केलिस एंजाइम का श्रावण करके लघु बीजाणु की स्फुटन में भी सहायता करेगा। स्फुटन मतलब उसे फाड़ने में, ठीक है। परागकोश जो है फट जाता है बाद में, जिससे कि जो है परागकण निकलेंगे, ठीक है। चलो आगे जाते हैं हम लघु बीजाणु की तरफ, ठीक है। लघु बीजाणु धानी के परिपक्वन होने पर क्या होगा? पहला नंबर, बीजाणु जनन ऊतक समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करता है, ठीक है। तो ये अपनी विभाजन के द्वारा, समसूत्री विभाजन द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाएगा, जिससे प्राप्त प्रत्येक द्विगुणित कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है। उसके बाद दूसरा है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका असूत्री विभाजन करके 4 लघु बीजाणु का निर्माण करती है। पीछे चित्र में देखा था, 4 लघु बीजाणु आपस में जुड़े रहते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे हम? लघु बीजाणु, ठीक है, चतुष कहते हैं। और यह चतुष परिपक्व होकर अलग अलग क्या करेंगे? अलग अलग हो जाते हैं और 4 पराग कणों का निर्माण करते हैं। तो पराग कोश के अंदर 4 पराग कणों का निर्माण होगा, एक, है ना। आई बात समझ में? इधर देख रहे हैं हम पराग कोश का स्फुटन, यानी कि जो पराग कोश कुछ इस तरह का था, अब ये परिपक्व होने के बाद, पकने के बाद इस तरह को कुछ फट जाता है, ठीक है। तो इधर देख रहे हैं हम, ये स्फुटन के बाद की संरचना है, ठीक है। अब इसके बारे में इधर लिखा हुआ भी है, चित्र आप बना लेंगे, ठीक है। और चित्र में जो कुछ भी है अच्छे से साफ साफ दिख रहा है आपको। परागकोश में कुल 4 स्तर पाए जाते हैं, ठीक है, बाह्य स्तर, अंतः स्तर और मध्य स्तर और टेपिटम, जो पीछे हम पढ़ करके आए हैं, ठीक है। इनके बारे में आप पढ़ लिया था, सबका कार्य क्या है, टेपिटम का कार्य क्या है। परागकोश के परिपक्व मतलब पकने के बाद, परिपक्व होने पर मध्य स्तर व टेपिटम नष्ट हो जाते हैं, यानी कि परागकण जैसी परागकोश जो है के अंदर वो पक जाएगा पूरा, ठीक है। परिपक्वन का मतलब है पक जाने के बाद क्या होगा? मध्य स्तर था और टेपिटम जो नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। और स्टेमियम वाले स्थान पर अंतःस्तरीय पतली होती है,
अंतःस्तर पतली होती है और स्टोनियम स्थान पर उपस्थित अंतःस्तर की कोशिकाएं जल हानि करके सिकुड़ जाती हैं, ठीक है, जिससे बाह्य स्तर पर तनाव बढ़ता है और पराकोष स्टोमियम स्थान से फट जाती है, ठीक है। इससे पराकोष से परागकण स्वतंत्र हो जाते हैं, यानी कि बाहर निकल जाते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और उसके बाद है नर युग्मकोद्भवन का विकास, यानी नर युग्मकों का विकास। तो नर युग्मक का विकास कैसे होता है, इधर यही है। फिर जो बाहर आ गया, ठीक है, बाहर आने के बाद क्या होगा, इसके अंदर भी विभाजन होता है, जनन कोशिका का निर्माण होता है। अब देखो जो बाहर आकर के यहाँ पे आएगा, पुष्प की जो संरचना है इसके ऊपर वाले भाग पर बैठेगा, ठीक है। इस क्रिया को हम परागण कहते हैं। यानी जो पराग नर युग्मक है वो किसके पास आएगा, मादा युग्मक के पास। ये वाला भाग है मादा, ठीक है, तो ये ऊपर वाले हिस्से पर बैठेगा। इससे क्या होगा, इस नली के द्वारा इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, बीजांड है, अंडाशय है, ठीक है। तो पराग नलिका बनाएगा, ये इस पे जाएगा तो पराग नलिका बनेगी और इस नलिका के द्वारा इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा ये नर युग्मक, ठीक है। यानी कि जो नर भाग है वो मादा भाग के अंदर प्रवेश कर जाता है, किसके द्वारा, वर्तिकाग्र के द्वारा। वर्तिकाग्र जो दिख रहा है ना, उसकी संरचना में सबसे ऊपर वाला भाग, ठीक है, ये। और यहाँ पे ये बैठा हुआ दिख रहा है, ये इसके अंदर चला जाएगा इधर से, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम परागकण की संरचना की तरफ, ठीक है। तो ये रही तुम्हारी संरचना। इस संरचना में इसमें दो केंद्रक होते हैं, ठीक है। ये वाला कहलाता है जनन केंद्रक और दूसरा है वर्धी केंद्रक, ठीक है। और इसमें जो कुछ लाइनें इस टाइप की दिख रही हैं, तो ये लाइनों के बीच जो खाली स्पेस है, ये जगह, इसे बोलते हैं जनन छिद्र, ठीक है। और जगह जगह पर इधर भी है, ऊपर भी है, इस साइड में भी है, ठीक है। और जो जनन केंद्रक है, इसके बीच में जो केंद्रक होता है और जो कोशिका एक, ठीक है, और इसे जनन कोशिका कहते हैं। और जनन कोशिका के अंदर बीच में होता है जनन केंद्रक, और ऊपर हमारा जो केंद्रक है इसे बोलते हैं वर्धी केंद्रक, ठीक है। और ये इस तरह की संरचना इसे बोलते हैं बाह्यचोल। और बाह्यचोल के अंदर एक संरचना इसे अंताचोल बोलते हैं, ठीक है। तो पूरी संरचना को आप समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको लिखना भी रहता है साथ साथ, यानी कि चित्र बनाने एग्जाम में, और चित्र बनाने के साथ साथ क्या करना है, इसे अच्छे से लिखना भी है, ठीक है। तो चलो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी को आप अच्छे से लिख लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है। तो परागकण पर कण नर युग्मक की प्रथम कोशिका होती है, ठीक है। परागकण क्या है, नर युग्मक की प्रथम कोशिका है, ठीक है। परागकण एक अगुणित कोशिका होती है जिसमें दो भित्तियां पाई जाती हैं, बाहरी भित्ति और इसे बाह्यचोल, ठीक है। बाहरी भित्ति को ही हम बाह्यचोल बोलते हैं और अंतः भित्ति के लिए हम अंताचोल बोलते हैं। और अंताचोल और बाह्यचोल के बारे में भी मैंने बता रखा है इधर, बाह्यचोल क्या है, अंताचोल क्या है, ठीक है। तो अच्छे से आप पढ़ते जाएं, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाएं या फिर नोट्स बनाते चलें, ठीक है, जिससे कि आपको एग्जाम में लिखते समय कोई दिक्कत ना हो। अपनी हैंडराइटिंग में नोट्स बना लें अच्छे से, ठीक है। उसके बाद है बाह्यचोल एक अत्यधिक प्रतिरोधक बसीय पदार्थ स्पायरोफालेनिन से मिलकर के बना है। तो बाह्यचोल किसका बना होता है, कई बार विकल्प वाले, बहुविकल्प वाले क्वेश्चंस आते हैं, उनमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो किससे बना है, स्पोरोफालेनिन, ठीक है। पर किसी भी ताप, अम्ल, क्षार आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। यही कारण है परागकण का जैविक अपघटन नहीं होता। तो बाह्यचोल का भी बहुत बड़ा इसमें रोल होता है, ठीक है। उसके बाद अंताचोल, अंताचोल का मतलब होता है अंदर वाली, ठीक है। तो अंताचोल पैक्टोसेलुलोज से मिलकर के बनी होती है, पैक्टोसेलुलोज, ठीक है। तो ये आपको याद भी होना चाहिए कि अंताचोल किससे बनी होती है, ठीक है। अंताचोल से ही परागनलिका का निर्माण होता है। परागनलिका का निर्माण किससे होगा, अंताचोल से, ठीक है। परागकणों का परागकोश से निकलने से पहले इसके केंद्रक में विभाजन हो जाता है
और दो केंद्रों का निर्माण होता है, वृद्धि केंद्रक और जनन केंद्रक, जो पीछे हमने चित्र में देखा भी था। ठीक है, ये दोनों केंद्रक देखे थे चित्र में। अगर आपको याद नहीं तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, देख लीजिए। ये है वृद्धि केंद्रक, ठीक है, और ये है जनन केंद्रक। दो केंद्रक का निर्माण होता है, इस चित्र में सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो आप साथ साथ चित्र बना लें, और चित्र में जो नाम लिखे हैं उन्हीं के बारे में इधर मैंने लिख रखा है अच्छे से। ठीक है, तो इन्हें साथ साथ आप पढ़ते जाएं। तो यहाँ तक पढ़ लिए थे अपन, है ना, वृद्धि केंद्रक और जनन केंद्रक। उसके बाद है फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, यानी कोशिका द्रव्य जो है उसका विभाजन हो जाता है, बंटवारा हो जाता है, और वृद्धि कोशिका और जनन कोशिका बनती है। ठीक है, और बाह्यचोल में जगह जगह छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं, हमने देखे थे चित्र में, जिससे पराग नलिका निकलती, इसी के द्वारा पराग नलिका जो है निकलेगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरी बात है, इस नंबर पे आप कॉल मत कीजिएगा। अगर आपको कांटेक्ट करना है तो व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, अगर नोट्स चाहिए आपको। ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए कंप्लीट, तो क्या करना है आपको, सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज करना, कॉल मत करना। ठीक है, क्योंकि कॉल बहुत ज़्यादा आती हैं तो रिसीव हो सकता ना हो पाए, आपसे बात ना हो पाए, तो इसलिए आप सिर्फ मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसके बारे में और भी जो जानकारी है, कुछ पॉइंट बना करके मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ना। द्विकोश की अवस्था में परागकण परागकोश से मुक्त होते हैं और परागकण की क्रिया द्वारा मादा पुष्प के वर्तकाग्र पर पहुँचते हैं। तो वर्तकाग्र पर कहाँ पे पहुँचते हैं, वर्तकाग्र पर। अभी मैं चित्र में आपको दिखाऊंगा वर्तकाग्र कहाँ है, यहाँ पहुँच जाते हैं जी। ठीक है, तो यही तो है वर्तकाग्र, जो कि मादा भाग, इधर वाला पूरा मादा भाग है। ठीक है, चलो हम वहीं पहुँचते हैं जहाँ पे हम पढ़ा रहे थे आपको। ठीक है, चलो इधर ही थे अपन, यही लिखा था, हैं। द्विकोषीय अवस्था में परागकण परागकोश से मुक्त होते हैं और परागकण की क्रिया द्वारा मादा पुष्प के वर्तकाग्र पर पहुंचते हैं, यही पढ़ा था अपन ने। ठीक है, उसके बाद वर्तकाग्र पर पहुंचकर परागकण का अंकुरण होता है तथा परागकण के जनन छिद्र के माध्यम से अंताचूल द्वारा पराग नलिका का निर्माण होता है, यानी कि एक पराग नली बनेगी जो, और वो नली के द्वारा वो अंदर चला जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद है, यह पराग नलिका बढ़ते हुए बीजांड में प्रवेश करती है, बीजांड द्वार में प्रवेश कर जाएगी, जिससे क्या होगा, जनन कोशिका पराग नलिका के माध्यम से बीजांड में पहुंचता है। जनन कोशिका पराग नलिका रास्ते में ही समसूत्री द्वारा विभाजित होकर के दो नरयुग्मक का निर्माण करती है। थोड़ा तो चलो और समझते हैं हम। ठीक है, देखो अभी चित्र में ये रहा, देखो जब ये रहा पूरा प्रोसेस, है ना, ये है जनन कोशिका। ठीक है, तो ये जनन कोशिका है, ये कहाँ बैठेगी, इधर पहुँचेगी, यानी कि नर युग्मक है, यहाँ पे बैठेगा तो ये दो केंद्रक बनाएगा, है ना, यानी कि दो जो है परागकण बनाएगा, और यहाँ से एक नलिका बनाएगा, जी वाली, ये नलिका का नाम है पराग नलिका। ये नलिका के द्वारा ये बीजांड में प्रवेश कर जाता है, और बीजांड में पहले से क्या होंगे, मतलब अंडी कोशिका होगी, अंडी कोशिका से ये मिलेगा। ठीक है, और ये नर है, और ये इसके अंदर क्या है, मादा, यानी कि स्त्री भाग है, ये आपस में मिल करके बीज का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे पूरी बात। ठीक है, तो अभी तक तो हम नर भाग के बारे में पढ़ रहे थे, अब पढ़ लेते हैं हम जयांग के बारे में। ठीक है, यानी कि मादा भाग के बारे में। तो मादा भाग में क्या क्या होता है वो सब कुछ इधर हमने लिख रखा है, मेंशन किया हुआ है अच्छे से। जयांग पुष्प का मादा भाग होता है, ये बात तो आप जानते ही हैं, है ना, जिसकी इकाई को स्त्री केसर कहते हैं, या फिर अंडप बोल देते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे, जयांग की एक इकाई को हम स्त्री केसर या अंडप बोलते हैं। ठीक है, तो पता है इन्हें अच्छे से, मैंने हर एक पॉइंट को क्यों लिखा है यहाँ पे। कई बार आपको उससे पूछ लिएगा ना, अंडप क्या है, तो अंडप जयांग का ही एक भाग है। ठीक है, तो अंडप जो है मादा भाग के अंदर ही होता है, आप समझ गए होंगे। और इस मादा जो जयांग के एक भाग को हम स्त्री केसर बोलते हैं। ठीक है, तो इन बातों को आपको अच्छे से याद रखना है।
आप अगर नीट वगैरह का एग्ज़ाम कभी देंगे ना, तो वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मैंने जो यहाँ पे नोट्स बनाए हैं, ये आपके नीट एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल साबित होंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर आप नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, इधर ही से बनते हैं, ठीक है। प्रत्येक स्त्री केसर में 3 संरचना होती हैं। कौन कौन सी 3 संरचना होती हैं? देखो यहाँ पे वर्तिकाग्र हो गया, वर्तिका हो गई और अंडक हो गया, अंडाशय हो गया, सॉरी, ठीक है। तो 3 संरचना होती हैं इसकी। कौन कौन सी? इधर मैंने बता रखी हैं, ये वाली। क्वेश्चन भी बनते हैं यहाँ से विकल्प वाले, इधर ही से बनते हैं, ठीक है। कहीं बाहर से नहीं आते हैं, कोई दूसरी दुनिया से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। स्त्री केसर, यहाँ पे लिखा है स्त्री केसर का शीर्ष भाग, यानी कि स्त्री केसर का जो ऊपर वाला भाग है उसे क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र बोलते हैं। हमने देखा था मादा भाग में, ठीक है। और आधार भाग को अंडाशय, यानी कि जो गोल वाला भाग था नीचे वाला, उसे अंडाशय कहते हैं। और वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने वाली नली को हम वर्तिका कहते हैं, ठीक है। तो हमने चित्र में देख लिया था, ऊपर वाले चित्र में फिर से दिखाऊं क्या मैं वापस जा करके? देखो मैं दिखाई देता हूँ, पूरा जो ऊपर बड़ा वाला चित्र था उसमें मैं दिखाता हूँ। देखो ये नीचे वाला भाग है, इन्हीं को बोल रहे थे अंडाशय, है ना। और इसे वर्तिका, और ऊपर वाले भाग को वर्तिकाग्र, ठीक है। तो यही तो है सब कुछ। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं वहीं पे जहाँ पे हम पढ़ा रहे थे। इस बीजांड की संरचना, यानी कि वो अंदर गोल गोल दिख रहा था भाग, उसकी संरचना देखेंगे, इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। देखो जो इस तरह की नली आकर के यहाँ से परागकण जो है प्रवेश करता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसलिए इसे बोल देते हैं बीजांड द्वार, ठीक है। ये है बीजांड द्वार, और बीजांड व्रत बोलते हैं इस वाले भाग को, ठीक है। तो आप समझते जाना अच्छे से, ठीक है। और बीजांड द्वार है ना यहाँ पे, ये वाला ये बीजांड द्वार है। बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ पहले थोड़ा सा, जिससे कि तुम्हें दिख जाए आराम से, ठीक है। अब ठीक है ना। देखो ये 3 कोशिकाएं दिख रही हैं, इन्हें बोलते हैं हम सहायक कोशिका। और 3 कोशिकाएं होती हैं, ये बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिकाएं हैं ना, इन्हें बोलेंगे सहायक कोशिका, ठीक है। आप समझ गए अच्छे से। और 3 कोशिकाएं होती हैं ऊपर की तरफ, दिख रही हैं ये 3 कोशिकाएं हैं, ठीक है। इन्हें बोलते हैं प्रतिमुख कोशिका, ठीक है। और ये बीजांड काय है, ऊपर वाले भाग को हम बीजांड काय बोलते हैं, और बीजांड काय की तरफ होती है प्रतिमुख कोशिका, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। और ये आवरण टाइप का दिख रहा है, इसे बोलते हैं हम, इसे क्या बोलेंगे? अंत आवरण, ठीक है। ये अंत आवरण लिखा ये, ठीक है। और ये पूरा क्या है? भ्रूण कोश, ये वाला क्या है? भ्रूण कोश, ठीक है। इसके अंदर केंद्रक है, द्वितीयक केंद्रक, ये लिखा है द्वितीयक केंद्रक, है ना। और एक बात और बता दें तुम्हें, ये दिख रहा है, देखो ये सहायक कोशिका है ना, ये 3 कोशिकाओं को हम बोलते जरूर सहायक कोशिका। इनमें से 2, जिस एक साइड इधर वाली, एक इस साइड वाली, ये सहायक कोशिका है। इसके बीच में एक कोशिका है ना, बीच वाली, इसे बोलते हैं अंड कोशिका। बीच वाली कोशिका, इनमें 3 है ना, तो इनमें जो बीच में एक कोशिका, उसका नाम होता है अंड कोशिका, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से इस चित्र के बारे में। अब इस चित्र में जो कुछ हमने बनाया है, इसके बारे में हमने लिखा भी है इधर, ठीक है। चलो हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसे, अब पढ़ लेते हैं इसे क्या क्या है। सारे पॉइंट बना करके हमने लिख रखा है, जिससे कि आपको याद करने में कोई समस्या ना आए पढ़ने में, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अच्छे से नोट्स ज़रूर बना लेना, क्योंकि एग्ज़ाम के समय में नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे, है ना। क्योंकि मेन बिना हथियार के कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। तो आप क्या करें, साथ साथ लिख लें, ठीक है। चलो, प्रत्येक बीजांड एक पतली संरचना द्वारा अंडाशय से जुड़ा होता है, जिसे बीजांड व्रत कहते हैं। हमने चित्र में देखा था, है ना। अगर चित्र आपने बना लिया होगा अपनी कॉपी में, तो आप साथ साथ उसमें देख भी सकते हैं बीजांड व्रत, है ना। उसके बाद है बीजांड 1 या 2 आवरणों द्वारा घिरा होता है। उसमें 2 जो लाइनें दिख रही थी आवरण टाइप की, ठीक है, उसी को बोलते हैं चारों तरफ से घेरा हुआ है, तो 2 आवरणों द्वारा घिरा। बाहरी आवरण को हम बाह्य आवरण कहते हैं, वो अंदर वाले को आंतरिक को अंतः आवरण कहते हैं, ठीक है। मध्य आवरण बीजांड के एक स्थान पर अपूर्ण होता है, बीजांड द्वार कहते हैं, ठीक है। जो अध्य आवरण है, मतलब उसके चारों ओर से जो आवरण है ना, जहाँ पे वो
अपूर्ण है, यानी कि पूरा नहीं है, अपूर्ण दिखाते हैं मैं कहाँ पे है। देखो यहाँ पे जो आवरण है इसके ऐसे ऐसे है ना, लेकिन आवरण एक जगह पे कैसा है, अपूर्ण, यानी कि अपूर्ण मतलब पूरा नहीं है, तो इसी को हम बोल देते हैं बेजांड द्वार। ठीक है, तो आई होप अब तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं सीधे आगे जिधर हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इधर ही पढ़ रहे थे, चलो इधर ही रोकता हूँ मैं इसको। तो हमने ये पढ़ा था बीजांड एक या दो आवरणों द्वारा घिरा होता है, बाहरी आवरण को बाह्य अध्यावरण तथा आंतरिक आवरण को अंत अध्यावरण कहते हैं। अध्यावरण बीजांड के एक स्थान पर अपूर्ण होता है, जिसे बीजांड कहते हैं। ठीक है, बीजांड द्वार कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है बीजांड का वह भाग जहाँ से अध्यावरण निकलता है निभाग कहते हैं, निभाग कहलाता है, जो हमेशा बीजांड द्वार के विपरीत दिशा में होता है। और निभाग आपको दिखाना है मेरे को, है ना, चित्र में। तो निभाग ये है, ठीक है, ये वाला है भाग निभाग। ठीक है, और निभाग की तरफ ये 3 कोशिकाएं होती हैं, इसे बोलते हैं प्रतिमुख कोशिका। ठीक है, और 3 कोशिकाएं नीचे की तरफ होती हैं, इन्हें सहायक कोशिका बोलते हैं, एक को बीच वाली को अंड कोशिका बोलते हैं, और ये बीजांड द्वार की तरफ होती हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। एक एक बात को आपको अच्छे से याद रखना है, वैसे सरल भाषा में लिखा हुआ है यहाँ पे, जितने भी उसमें पॉइंट हैं वो पूरा ऑपरेशन करके आपको समझाया हुआ है। ठीक है, तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, विपरीत दिशा में होता है। अब ये वाला पॉइंट पढ़ना है। बीजांड के अंदर मृदु तक कोशिकाओं का समूह होता है, जिसे बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय के बारे में उसमें बताया। बीजांड काय के मध्य में एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे भ्रूण कोश कहते हैं। ठीक है, एक थैली है जो, वही तो भ्रूण कोश है, उसी के अंदर तो बीज बनेंगे। ठीक है, भ्रूण कोश में 3 कोशिकाएं निभाग की तरफ होती हैं, 3 कोशिकाएं ऊपर की तरफ है निभाग की तरफ, जिसे हम प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। और 3 कोशिका किधर थी, नीचे की तरफ है ना। भ्रूण कोश के मध्य में 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। बीच में 2 कोशिकाएं, उन्हें द्वितीयक केंद्रक बोल रहे थे अपन। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। और भ्रूण कोश के मध्य में 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे, हाँ ये पढ़ लिया अपन। 3 कोशिकाएं प्रायः बीजांड द्वार की तरफ होती हैं, यानी 3 कोशिकाएं नीचे की तरफ थी, बीजांड काय की तरफ, है ना। तो उन्हें क्या बोलेंगे अपन, जिनमें से मध्य कोशिका यानी कि बीच वाली कोशिका को अंड कोशिका तथा अगल बगल की कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहते हैं। वो पीछे मैंने बता दिया था वह चित्र में। ठीक है, बीजांड का परिवर्धन व गुरु बीजाणु जनन, यानी कि अंड कोशिका के अंदर अंडाणु का निर्माण कैसे होगा, ये रहा पूरा चित्र। ठीक है, ये रहा तुम्हारा बीजांड काय। ठीक है, बीजांड काय के अंदर एक कोशिका का निर्माण होगा, जिसका नाम होगा प्रोपसु कोशिका। ये रहा यहाँ पे। और प्रोपसु कोशिका क्या होगी, 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगी। इधर देख रहे हैं आप, प्राथमिक द्वितीय कोशिका और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, इसी को बोलते हैं 2n के रूप में। विभाजन होगा, इसका क्या होगा, विभाजन। ठीक है, तो इससे 4 अगुणित लघु बीजाणु बनेंगे, और इससे क्या बनेगा, लघु बीजाणु या भ्रूण कोश का निर्माण हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बारे में भी हम नीचे लिखा हुआ है इधर। ठीक है, तो आप सीधे सीधे से अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी पढ़ना है, भाषा सरल है। ठीक है, अगर कोई समझने में प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी चीज़ें मैंने ना बोर्ड पे भी समझा रखी हैं। आप उसी पौधे में लैंगिक जनन नाम का चैप्टर सर्च करेंगे, प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। मैंने वहाँ 4 पार्ट में वीडियो को कंप्लीट किया है पूरा, वहाँ बोर्ड पे समझाया हुआ चित्र सहित। ठीक है, यहाँ पे थ्योरी मैंने लिख रखी है ना अच्छे से, ताकि आपको दिक्कत ना हो। बहुत बच्चे बोल रहे थे कि थ्योरी सर बता दीजिए। ठीक है, तो थ्योरी यहाँ पे है, जहाँ पे आपको लिखने में कोई दिक्कत ना होगी। समझो तो पूरा चैप्टर समझ लेना, थ्योरी यहाँ से नोट करते जाना। देखो इधर वही है, भ्रूण कोश या मादा युग्मों का निर्माण, है ना, या विकास। तो इधर ही था, ये कुछ चित्र है। इसमें क्या था, ये कोशिका थी, है ना। इस एक कोशिका 2 कोशिकाओं में, 2 से फिर 4 कोशिकाओं, और 4 कोश, यही है चित्र पूरा, है ना। बीजांड द्वार की तरफ से हमारी कोशिकाएं थी, और उसके बाद निभाग की तरफ जो कोशिकाएं, तो निभाग की तरफ से एक कोशिका जो है बीच में आ गई इधर, और इधर से भी बीजांड द्वार की तरफ से एक कोशिका बीच में आ गई, तो इससे द्वितीयक केंद्रक का निर्माण हो गया था। ठीक है, तो ये चित्र में वही सब कुछ दिख रहा है जो ऊपर हमने थ्योरी में पढ़ा, वही नीचे चित्र में है। तो अच्छे से आप थ्योरी पढ़ लेना, और नीचे जो कुछ चित्र में दिखाई दे रहा है उसकी थ्योरी इधर है, इसे भी आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं,
आपको थोड़ा थोड़ा बताते चल रहे हैं, भाषा बहुत सरल है, फिर भी आपको कोई समझने में दिक्कत आ रही तो मैं दोबारा समझा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परागण के बारे में है, ठीक है। परागण क्या होता है, जैसे कि पराग कण मादा युग्म के पास चला जाए, ठीक है, तो इस क्रिया को हम बोलते हैं परागण, ठीक है। तो इधर बताया है पराग कणों का परिपक्वन परपक्व परागकोशिन निकल करके मादा पुष्प के वर्तकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है, ठीक है। तो परागण के प्रकार भी होते हैं दो, ये तो आई वो समझ गए होंगे, और इनके बारे में मैंने लिखा भी है इधर, तो ऐसी कोई दिक्कत ना है, आपको थ्योरी नहीं मिलेगी यहाँ पे। देखो सुपरागण के बारे में लिखा हुआ है ना पूरा। तो जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके उसी पुष्प के वर्तकाग्र पर या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तकाग्र पर पहुंचते हैं तो क्रिया को सुपरागण कहते हैं। और ये दो प्रकार से होता है, सुयुग्मन परागण और रजत पुष्पी परागण, ठीक है। और इनके बारे में मैंने लिख दिया। तो क्या दिक्कत आ रही है आप पे? कोई दिक्कत नहीं है, और सरल भाषा है पूरी, आपको समझ में आ रही होगी। उधर उसके बाद सुपरागण के लाभ भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, है ना। सुपरागण की प्रक्रिया निश्चित होती है। सुपरागण से उत्पन्न बीज शुद्ध और वंश क्रम वाले होते हैं। कई बार आपसे विकल्प वाला क्वेश्चन पूछेगा, है ना। किस परागण के द्वारा शुद्ध बीज प्राप्त होते हैं? सुपरागण के द्वारा, ठीक है, शुद्ध बीज प्राप्त होते हैं। तो कुछ बातें मैं बताता चलूँगा, बाकी चीज़ें आप स्वयं पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। क्योंकि मैं सारा कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ, यहाँ पे हिंदी नहीं बोल रही हूँ, मुझे पढ़ करके नहीं सुना रहा हूँ, और कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पर मुझे लगेगा कि ये समझाना चाहिए, समझाने वाली चीज़ें मैं समझा दूंगा, ठीक है। पर परागण के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे, इसकी हानियाँ भी दी हैं। हानि क्या है? सुपरागण से उत्पन्न पौधों में भिन्नताएं नहीं होती हैं। भिन्नताएं जानते हो आप? यानी इनमें बीज जो होंगे वो एक जैसे ही पौधे होंगे, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। भिन्नता का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट। तो डिफरेंट नहीं होता इसमें, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम पाई जाती है, ठीक है। तो ये बात भी आप अच्छे से याद, ये हानियाँ थी। पर परागण, इस प्रक्रिया में पुष्प के परागण उसी जाति के अन्य पौधों के पुष्प के वर्तकाग्र पर पहुंचते हैं। इस क्रिया को हम पर परागण कहते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। पर परागण की विधियां भी हैं। देखो पर परागण किसके द्वारा हो सकता है? यहाँ पे जल द्वारा, वायु द्वारा, कीट द्वारा, पक्षी द्वारा। जो पक्षी कीट पतंगे क्या करते हैं, जे मतलब परागण क्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। यानी कि जो परागकण निकला हुआ है ना परागकोश से, उनके पंखों में चिपक जाता है कीट पतंगों के, और जब वर्तकाग्र पर बैठेंगे तो वहां पर जाकर के उसके अंदर चला जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद है पर परागण के लाभ क्या हैं। इसके लाभ क्या हैं भाई? तो परागण द्वारा उत्पन्न बीज बड़े स्वस्थ एवं अच्छी नस्ल वाले होते हैं। तो ये बात भी याद रखोगे। पर परागण से बनने वाले फल बड़े व स्वादिष्ट होते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसकी हानियाँ क्या हैं? अधिक परागणों से का कार्य व्यर्थ हो जाना, इसमें सदैव साधन की आवश्यकता होती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद है कृत्रिम संकरण, ठीक है। तो संकरण का मतलब होता है हाइब्रिड बीज बनाते हैं हम, कैसे बनाते हैं उसके बारे में इधर, ठीक है। तो मनुष्य द्वारा दो अलग अलग पौधों के लक्षणों को लेकर सर्वश्रेष्ठ लक्षणों वाले पौधों को बनाया जाता है। कृत्रिम संकरण के दो आवश्यक प्रक्रम होते हैं। तो एक है विपंसन, एक है थैलीकरण, ठीक है। तो विपंसन और थैलीकरण दोनों को अच्छे से याद करो। विपंसन में क्या करते हैं हम? द्विलिंगी पुष्प में कलिका अवस्था में ही चिमटी की सहायता से क्या करेंगे हम? उस पुष्प के परागकोश को निकाल देना, यानी कि परागकोश को हम काट देंगे, अलग कर देंगे। परागकोश चित्र में आपने देख लिया होगा, ठीक है। उसे क्या करेंगे? काटेंगे। इस क्रिया को हम बोलते हैं विपंसन। विपंसन की प्रक्रिया केवल द्विलिंगी पुष्पों में पाई जाती है। आई होप समझ गए होंगे। थैलीकरण में क्या होता है? थैली बांध देते हैं इसमें। इस प्रक्रिया में बाध्यकृत पुष्प के वर्तकाग्र को छिद्र थैली से ढक देते हैं। तो हम क्या करेंगे? इसमें जो वर्तकाग्र है ना उसे थैली से बांध देंगे, ठीक है। इसमें अन्य पुष्प के परागकण, ठीक है, इसमें नहीं पहुंच पाते। तो पुष्प के परागकण नहीं पहुंचेंगे। पुष्प के परिपक्व हो जाने पर थैली को हटा दिया जाता है, इससे ही थैलीकरण कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे थैलीकरण क्या है। और निषेचन का मतलब होता है
नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल जाएं, ठीक है, तो इस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। जैसे मान लो ये नर है ना, और ये मादा है ना, और ये आपस में इनके जो युग्मक हैं वो मिल जाएं, ठीक है, तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? निषेचन कहलाएगी, ठीक है। नर मादा का मिलना निषेचन कहलाता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और उसके बाद है पराग कणों का अंकुरण एवं पराग नलिका का निर्माण। ये है पराग नलिका, ये अंदर जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में ऊपर से ही हम पढ़ के आ रहे हैं, अलग अलग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इसके, ठीक है। तो अच्छे से आप इसे भी पढ़ लेना। दोहरा निषेचन, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी है। दोहरा निषेचन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ खास नहीं है, ये थ्योरी आप पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद निषेचन, और उसके बाद तिर्लयन और द्विनिषेचन, ठीक है। तो ये क्रिया भी आपको, निषेचन पक्ष घटना भी आपको पढ़ के रख, ठीक है। निषेचन पक्ष घटना को आप पढ़ लेना है अच्छे से। उसके बाद में आता है भ्रूण एवं इसका विकास से संबंधित, ठीक है। तो इधर वाले क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, वरना मैं इधर समझाता भी आपको, लेकिन आपको फिर भी पढ़ के जाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो नोट दिया है ना, नोट, इसे ज़रूर पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि नोट्स होते हैं महत्वपूर्ण, और यहाँ से विकल्प वाले भी क्वेश्चन कभी कभी बनते हैं। यहाँ पे लिखा है द्विबीजपत्री की तरह ही एक बीजपत्री पादपों में, यानी पौधों में भी भ्रूण का विकास होता है, परंतु एक बीजपत्री पादपों में केवल एक बीज पत्री का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, कोई बात नहीं फिलहाल, ठीक है। उसके बाद फल का निर्माण, ठीक है, ये क्वेश्चन, और ये वाला थोड़ा महत्वपूर्ण है, बारे में आपको पढ़ के जाना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और ये सब बहुभूरता के बारे में या टिप्पणी कीजिए, इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर में अपने पढ़ने वाले हैं मानव जनन, ठीक है। ये चैप्टर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य था कि आपको नोट्स के तौर पे, आपके पास जो भी बुक से पढ़ रहे हैं या क्वेश्चन बैंक से पढ़ रहे हैं, उसकी लैंग्वेज थोड़ी कठिन होती है, ठीक है, चित्र आपको समझ में नहीं आ रहे, भद्दे हैं उसमें, ठीक है। तो ये नोट्स मैंने बहुत सरल भाषा में लिखे हुए हैं, तो आप अच्छे से यहाँ से तैयार कर लेंगे तो परीक्षा में आपके नंबर भी अच्छे आ जाएंगे। और यहाँ पे वही चीज़ें सिर्फ हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। नोट्स का मतलब क्या होता है, हम उन चीज़ों को पढ़ लें परीक्षा के समय में जो महत्वपूर्ण ज़्यादा हों, ठीक है, और आपके नंबर अच्छे आ जाएं, बस इतना ही हम चाहते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात है कि आप नोट्स चाहते हैं तो व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, लेकिन कॉल ना करिएगा प्लीज़, ठीक है, क्योंकि इतनी सारी कॉल रिसीव करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके मतलब नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत प्राइस ज़रूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। एक बार मैं नोट्स आपको दिखा देता हूँ, फिर भी आप देखना चाहते हैं तो, ठीक है। सारे चित्र हिंदी में हैं, इंग्लिश में ज़्यादा मैंने कुछ लिखा नहीं, इसलिए क्योंकि बुक में सब कुछ ये इंग्लिश में दिया हुआ था, तो हिंदी में ट्रांसलेट करके हमने इधर बताया हुआ है, ताकि आपको पढ़ने ना आए, दिक्कत ना आए। यूपी बोर्ड वाले बच्चों को, है ना, या बिहार बोर्ड वाले बच्चों को ये समस्या आ रही थी हिंदी मीडियम वालों को, क्योंकि सारा कुछ उनकी बुक में ये नाम जो है इंग्लिश में दिए रखे थे, ठीक है। मैंने यहाँ पे फिर भी लिख दिए हैं, ऐसी बात नहीं कि लिखे नहीं हैं इंग्लिश में, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें मैंने इंग्लिश में लिख दी हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने हिंदी में इसलिए लिखा है क्योंकि यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं या बिहार बोर्ड के, है ना, और उत्तराखंड बोर्ड के बच्चे हैं, इनका कोर्स जो है हिंदी में है, उनकी जो है इंग्लिश इतनी ज़्यादा अच्छी है नहीं, तो उन बच्चों के हिसाब से ये नोट्स बनाए गए हैं, ठीक है। और उनकी भाषा भी बहुत ज़्यादा सरल रखी गई है, आप इसे आसानी से पढ़ करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं, ये वाला मानव जनन वाला, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर है मानव जनन। ये चैप्टर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन मादा जनन के बारे में या नर जनन के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन आपसे एक पूछा जाएगा, ठीक है, 100% गारंटी है। तो इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे कि कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो। हम कंप्लीट कोर्स कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रतिदिन एक चैप्टर कंप्लीट होगा आज से, ठीक है। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।